हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है उत्पादन उद्योग, यानी इस चैप्टर में हम उत्पादन से संबंधित उद्योगों के बारे में विगतवार परिचय प्राप्त करेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। मनुष्य ने अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को स्वरूप में बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। उद्योग किसे कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? मनुष्य ने अपने बौद्धिक प्रक्रिया को, अपनी सांस्कृतिक प्रक्रिया को, अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को स्वरूप में बदलकर अलग अलग तरह से उपयोग में लिया है और उनका उपयोग करके जिन वस्तुओं का निर्माण किया है, उस स्थान को उद्योग कहते हैं। अर्थात मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के कच्चे माल का उपयोग करके उसमें मानव निर्मित कुछ संसाधनों को मिलाकर अलग अलग चीज़ों का उत्पादन किया है, और उत्पादन की जो जगह है उसको हम उद्योग कहते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से ही उद्योगों की परंपरा चली आई है। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही उद्योग स्टार्ट हो गए थे। उस समय भारत में सूती कपड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। 18वीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग, हस्तकला, गृह उद्योग में आगे था। यानी 18वीं सदी जब आई तो भारत जहाज भी बनाने लगा था, हस्तकला अर्थात हाथों से बहुत सारी चीज़ें बन रही थी, और साथ ही साथ भारत गृह उद्योग में भी आगे हो गया था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन, आभूषणों की विदेशों में खूब मांग रहती थी। आज उतना नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था कि भारत के अलग अलग कपड़े, भारत के अलग अलग धातुओं के बर्तन, भारत के आभूषणों का विदेश में अच्छा खासा मांग था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में से कच्चा माल, खासकर कपास ले जाते थे। और जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, जब हमारे देश में अंग्रेज का शासनकाल चलता था, ऐसे समय पे अंग्रेज हमारे देश का कच्चा माल, खास करके कपास, दूसरे देशों में भेजता था, अपने देशों में भेजता था। वहाँ के कारखाने में से तैयार माल भारत में ऊंची कीमत पर बेचा जाए एवं भारत का हस्त उद्योग टूट जाए, ऐसी नीति अंग्रेज उस समय अपनाते थे। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, अंग्रेज भारत के कच्चे माल को अपने देश में भेजते थे और उसी कच्चे माल से वस्तु तैयार करके उसी वस्तु को हमारे देशवासियों को बहुत ही महंगे कीमत में बेचते थे। अर्थात उनकी यही रणनीति थी कि इस तरह हमारा फायदा भी होगा और भारत के जो छोटे मोटे उद्योग हैं, हस्त उद्योग खास करके जो हाथों से बनाए जाते थे हर चीज़, वे सब टूट जाए और भारत के सभी कारीगर बेरोजगार, गरीब, असहाय बन जाए। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ था तथा भारत के कलाकार एवं जितने भी कारीगर थे वह बेकार यानी बेरोजगार बन गए। अर्थात दूसरे शब्दों में बोले तो वे गरीब बन गए, उनकी पूरी आर्थिक स्थिति छिन्न भिन्न हो गई अंग्रेजों की इस राजनीति, इस रणनीति और इस कूटनीति के कारण। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है उद्योगों का महत्व, जानते हैं उद्योगों का क्या महत्व है। आज के युग में राष्ट्र का अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। अर्थात वर्तमान भारत हो या वर्तमान विश्व हो, अगर विकास करना है तो सबसे ज़्यादा विकास के चरण में उद्योग ही आगे है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना संभव नहीं है। अर्थात कोई भी देश आज के समय में बिना उद्योगों की सहायता से आर्थिक विकास नहीं कर सकता। जो देश
औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए हैं उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत बनी है। अर्थात जिन देशों में उद्योग ज़्यादा हैं, जिन देशों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में उद्योग विकसित हुए हैं, वे सभी देश ही विकसित देश हैं। यूएसए, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध और विकसित राष्ट्र बने हैं। अर्थात यूएस, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया में ज़्यादा उद्योग है, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करते हैं और साथ ही साथ यह विकसित राष्ट्र भी बन गए हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है अथवा दूसरे शब्दों में बोले तो कम हुआ है, वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योग के कच्चे माल से बनी वस्तुओं की उचित कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिन देशों में उद्योग का विकास कम हुआ है और साथ ही साथ वे देश जहां उद्योग कम है और अगर उद्योग में किसी चीज़ का उत्पादन करना है तो उनके पास कच्चे माल नहीं है, तो वे दूसरे देश से कच्चा माल मंगाते हैं और उसका अच्छा खासा बहुत ज़्यादा कीमत चुकाते हैं और जो दूसरा वस्तु तैयार करते हैं उसकी कीमत भी काफ़ी महंगी होती है और वे ग्राहक जल्दी पसंद भी नहीं करते हैं क्योंकि दूसरे देश के माल अपने देश की तुलना में सस्ते होते हैं, तो लोग हमेशा दूसरे देश के ही माल खरीदते हैं, अपने देश के माल सामान नहीं खरीदते हैं। इस प्रकार अपना देश गरीबी से वंचित भी है। भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन उद्योग का 29% ही योगदान है, जो काफी कम है। ब्रिटिश शासनकाल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। दूसरे शब्दों में कहे तो अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों ने भारत की पूरी कमर ही तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। एक समय था भारत सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था, लेकिन इन अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया का पूरा सोना ही निकाल लिया। पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की स्थापना न हो सकी। भारत गुलाम था और गुलाम के समय भारत कुछ कर पा रहा नहीं था। और जब भारत आज़ाद हुआ अर्थात जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो भारत को इतना लूट लिए कि भारत को खड़े होने में भी 40-50 साल लग गए। 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई, परंतु वह निष्फल रही। अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल में ही हमारे देश में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित हुई, वो उस पर भी अंग्रेजों की नज़र लग गई, वो भी बंद हो गई। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। यानी हमारे देश में अंग्रेजों के राज में अगर कोई उद्योग सफल रहा तो 1854 में सूती कपड़ा उद्योग। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके बाद 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया, जो 1 वर्ष पश्चात उसे बंद भी करना पड़ा, जो इसके बाद 1881 में फिर से चालू हो गया। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिली। ठीक है, अब नवा टॉपिक हमारा उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को मानव श्रम, मालिकाना के आधार पर तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इन्हें लघु उद्योग और भारी उद्योग में बांटा गया है। उद्योगों को मानव श्रम के आधार पर यानी किसमें ज़्यादा काम लगता है, किसमें कम काम लगता है। मालिकाना के आधार पर वह व्यक्तिगत है कि सामूहिक है, निजी है। और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर मतलब उन उद्योगों में किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल में क्या उपयोग किया जाता है, इन सब आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया। एक लघु मतलब छोटे उद्योग और भारी मतलब बड़े उद्योग। जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिले उसे भारी उद्योग कहते हैं, अर्थात जिस उद्योग में लोगों को ज़्यादा काम मिले उसे भारी उद्योग कहते हैं। उदाहरण के रूप में सूती कपड़ा उद्योग। और जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो, राइट, ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप खांडसरी उद्योग। इसके उपरांत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त तथा सहकारी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, राइट। तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इसे कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योगों में बांटा गया है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आज को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग। ऐसे कौन कौन से उद्योग है जो कृषि से संबंधित है? तो वो कौन से उद्योग हैं? सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि, ये सब कृषि प्रवृत्तियों से प्राप्त होने वाले उद्योग हैं। और ये सब उद्योगों के लिए जो भी कच्चा माल चाहिए वे कच्चा माल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे, जिसमें पहला नंबर हमारा है सूती कपड़ा उद्योग। सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? सूती कपड़ा उद्योग। भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। अर्थात भारत की जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था अर्थात जो उद्योगों से जुड़ी हुई है, और उसमें वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। भारत में 3.5 करोड़ लोग इसी उद्योग पर निर्भर हैं। देश में सबसे अधिक रोजगार का सर्जन कपड़ा उद्योग ही करता है। चीन के पश्चात सूती कपड़े के निर्यात में भारत का स्थान रखता है, यानी पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है जो सूती कपड़े को बेचता है, निर्यात करता है। निर्यात का मतलब है बेचना। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग देश का मुख्य उद्योग है, क्योंकि उत्पादन भी इसका ज़्यादा होता है, इससे लोगों को ज़्यादा रोजगार भी मिलता है। मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की शुरुआत मुंबई में हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल में कैलिको मिल की स्थापना हुई। ठीक है। सूती कपड़े की, यानी दूसरे नंबर पर अहमदाबाद, सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई अहमदाबाद में स्थापित की गई। जिस सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन की सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यह सूती कपड़े की मिलों की स्थापना हुई। अर्थात मुंबई और अहमदाबाद में सबसे पहले सूती कपड़ा का उद्योग इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद में कपास सस्ता मिलता है और श्रमिक वहाँ पर अच्छे से मिल जाते हैं, वहाँ परिवहन की सुविधा मिल जाती है और वहाँ पे माल सामान का निर्यात यानी बेचने के लिए बंदरगाह की सुविधा मिल जाती है और वहाँ के बाजार भी काफ़ी अनुकूल हैं। इन्हीं सब कारणों से सबसे पहले सूती कपड़ा उद्योग मुंबई और अहमदाबाद में चालू किया गया। आज सूती कपड़े की मिलें देश में लगभग 100 नगरों में आई हुई है। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन में सूती कपड़े के उद्योग मुख्य एवं परंपरागत उद्योग हैं। महाराष्ट्र, मुंबई में सूती कपड़े के सबसे अधिक मिल हैं, यानी सूती कपड़े के सबसे अधिक मिल महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में है, जिससे सूती कपड़े का विश्व महानगर भी कहते हैं। अर्थात सूती कपड़े का विश्व महानगर मुंबई है। इसके अलावा पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी यह उद्योग स्थापित किया गया है। गुजरात में अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर, डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखना, अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर, सूती कपड़ा उद्योग के लिए पूर्व का मैनचेस्टर और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके उपरांत बड़ोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आदि शहरों में भी सूती कपड़ा है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर मुख्य केंद्र है। चेन्नई और मदुराई आदि केंद्रों में भी इसका समावेश होता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केंद्र है। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास मुख्य केंद्र है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद प्रमुख केंद्र है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़े का उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के विकेंद्रीकरण करने वाले तत्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र, परिवहन बैग, बिजली की सुविधा है। अर्थात ये उद्योगों का विकास अगर तेजी से हुआ है तो उसका ये भी रीजन है, मार्केट, परिवहन, बैंक, बिजली की सुविधा। आज यह कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की कमी, पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली की आपूर्ति, कृत्रिम रेश वाले कपड़ों के स्पर्धी तथा वैश्विक बाजार की तीव्र स्पर्धा की समस्याओं का सामना कर रहा है। अर्थात इस उद्योग के लिए नए यंत्र चाहिए, लेकिन हमारे देश में पुराने यंत्र है। इस उद्योग के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए, जो पर्याप्त हमारे देश में नहीं है। और इस उद्योग के लिए कृत्रिम रेशे वाले भी कपड़े चाहिए,
क्योंकि हमारे पास वो ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार हमें देखा जाए हमारा सूती कपड़ा उद्योग दूसरे देशों के सूती कपड़ा उद्योग या अन्य कृत्रिम कपड़ा उद्योगों से स्पर्धा कर रहा है और उनके सामने टिक भी नहीं पा रहा है कि दूसरे देश के पास मशीन है, बिजली की सुविधा है, अच्छे अच्छे कृत्रिम फाइबर्स हैं, जिससे वे सस्ते भाव में कपड़े बना लेते हैं और सस्ते भाव में बेचते हैं। और हमारे देश में टेक्नोलॉजी का अभाव के कारण हमारा देश जो कपड़ा बनाता है उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, तो देश में कपड़े का भाव भी महंगा होता है और दूसरी तरफ सस्ते कपड़े हमें मिल जाते हैं, तो ऑप्शन में हम सस्ते कपड़े ही अपनाते हैं, अपने देश के कपड़े को इग्नोर करते हैं। इस प्रकार हमारे देश में अलग अलग प्रॉब्लम है। भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े का निर्यात करता है, अर्थात ये लोग सूती कपड़े बेचते हैं। इस प्रकार इन सब के सामने हमारा भारत देश नहीं टिक पाता है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पटसन कपड़ा उद्योग। जानते हैं क्या है ये? पटसन यह दूसरे क्रम पर आने वाला भारत का मुख्य प्रमुख उद्योग है। पटसन या पटसन से बनी चीज वस्तुओं में भारत का स्थान प्रथम नंबर पर आता है। तो विद्यार्थी मित्रों पहले जानो ये पटसन क्या है। पटसन एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर है, जो पौधों के तने से प्राप्त होता है, अर्थात इसका जो पौधा होता है ना उसमें जो स्टेम होता है, तना होता है ना, उसमें से ये निकलता है। और देखा जाए पटसन और पटसन से बनी चीज वस्तुओं में भारत का स्थान पहले नंबर पर आता है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश के पश्चात दूसरा है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में बंगाल लगभग 80%, आंध्र प्रदेश 10%, बाकी जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, यहाँ पे भी पटसन का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है, राइट, भारत देश में। और भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा, एशिया में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद भारत, ठीक है, और बंगाल में सबसे ज़्यादा। पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, यानी पटसन के उद्योग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। इसकी अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है और वहाँ पे पानी की सुविधा काफ़ी अच्छा है। सस्ता, वहाँ पर मानव श्रम भी सस्ता मिल जाता है, बैंक और सेवा की सुविधा मिल जाती है, वहाँ पर निर्यात के लिए बंदरगाह मिल जाते हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल में यह उद्योग ज़्यादा केंद्रित हुआ है। आज विभिन्न वस्तुओं के पैकिंग में अन्य विकल्पों के कारण पटसन की मांग में क्या हो गई है? कमी हो गई है। अर्थात आज मार्केट में अलग अलग वस्तुएं आ गए हैं, तो लोग पटसन की वस्तुओं का डिमांड अब पहले जितना नहीं करते हैं, अर्थात अब कम करते हैं। अधिक उत्पादन खर्च तथा बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है। अधिक उत्पादन खर्च, यानी पटसन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है तो खर्च भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, और खर्च ज़्यादा लगेगा तो पटसन की वस्तु महंगी मिलेगी, लेकिन पटसन की वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तुएं सस्ती मिल रही हैं, तो लोग दूसरी वस्तुओं को ही अपना रहे हैं, जिससे पटसन उद्योग धीमे धीमे नष्ट हो रहा है हमारे देश में। रेशमी कपड़े, रेशम। भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन में सुदीर्घ परंपरा रही है, आज से नहीं पहले से चल रहा है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करने वाला द्वितीय क्रम वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। 4 प्रकार के रेशम भारत में पाए जाते हैं, शहतूती, इरी, टसर, मूंगा, ये 4 रेशम के प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें हैं। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर में कच्चा रेशम तैयार करने वाले मुख्य राज्य हैं, अर्थात इन देशों में कच्चा रेशम तैयार किया जाता है। रेशमी वस्तु जो हमारे देश में बनती है उसका निर्यात, यानी उसको हम बेचते हैं यूरोप में, अफ्रीका में, मध्य पूर्व के देशों में भी इसको हम बेचते हैं। तदुपरांत जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एवं रूस आदि देशों में भी निर्यात होता है। ये लोग भी रेशमी कपड़ा का निर्यात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन के रेशम के साथ तीव्र स्पर्धा भी करना पड़ रहा है, अर्थात एक तरफ चीन जो रेशम उत्पादन में नंबर 1 है और एक तरफ भारत जो रेशम उत्पादन में नंबर 2 है। भारत भी रेशम की वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, बट चाइना के पास अच्छा खासा टेक्नोलॉजी होने के कारण
भारत की तुलना में चाइना रेशम की वस्तुओं का कम प्राइस ले रहा है भारत की तुलना में। इस प्रकार भारत चाइना से रेशम कपड़ा उद्योग में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा कर रहा है। राइट ना, बहुत सारी उसको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना। ऊनी कपड़ा, अब पढ़ते हैं ऊनी कपड़ा क्या है। भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। यह कुटीर उद्योग में जुड़ा है और आज से नहीं, पहले के समय से ही ऊनी कपड़ा उद्योग भारत में विकसित हुआ है। सबसे अधिक ऊनी कपड़े की मिलें पंजाब में आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा ऊनी कपड़े की मिलें कहाँ आई हुई? पंजाब में। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद, जामनगर में ऊनी वस्त्रों का केंद्र है। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटका में बेंगलुरु इसका मुख्य केंद्र है। ऊन में से बने कालीन का निर्माण भारत में ही होता है। बड़े बड़े कालीन बनते हैं ना, ऊन से ही बनते हैं। ऊन कहाँ से मिलेगा? जानवरों से, जैसे भेड़। ठीक है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों में ऊनी कपड़े का निर्यात होता है। अर्थात हमारे देश के जो ऊनी कपड़े हैं, हम किन देशों को बेचते हैं? तो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस में बेचते हैं विद्यार्थी मित्रों। आगे जो हमारा टॉपिक है, कृत्रिम कपड़ा। कृत्रिम यानी मानव निर्मित कपड़े। मानव निर्मित रेशे में से बने कपड़े काफी मजबूत होते हैं। मानव निर्मित जो रेशे होते हैं उनसे जो कपड़े बनते हैं वे काफी मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। सिलवट न पड़ने के कारण इस उद्योगों का भी अच्छा खासा विकास हुआ है। कपास के रेशे के साथ कृत्रिम रेशा मिलाकर मिश्र कपड़ा बनाते हैं। एक तरफ कपास का रेशा मतलब प्राकृतिक रेशे, एक तरफ कृत्रिम रेशा मतलब मानव निर्मित रेशे। दोनों को मिलाएंगे तो एक नवा रेशा तैयार होगा, उसे बोलेंगे मिश्र रेशा। इस प्रकार मिश्र रेशे से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम कपड़े कहते हैं। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में ये उद्योग के केंद्र हैं। सूरत, बड़ोदरा, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदी नगर आदि शहर में भी इसके उद्योग, ठीक है। अब टॉपिक हमारा है चीनी उद्योग। ठीक है। शुगर, गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। यानी गन्ने के रस को जो घुमाओगे, गोल 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 घुमाए, वो तो एकदम स्ट्रांग बन के लास्ट में गुड़ बनता है। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद चीनी उद्योग का महत्व आता है। अगर कृषि आधारित उद्योग है, अगर उसमें सबसे पहले कपड़ा उद्योग आता है तो उसके बाद चीनी उद्योग आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम ना हो जाए, इसीलिए गन्ना काटने के बाद 24 घंटे में उसकी पेराई करना आवश्यक। जब किसान गन्ना काटते हैं ना तो 24 घंटे के अंदर उसका पेराई कर देते हैं। ज़्यादा समय तक रखेंगे तो जो अंदर गन्ने का पानी होता है ना, सूख जाता है, अन्यथा उसमें से पानी की उत्पादकता घट जाती है। इससे चीनी तथा खांडसरी के कारखाने में उसके उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थान पर ही स्थापित की जाती है। अर्थात गन्ने की खेती वहीं की जाती है जहां पर गन्ने आधारित उद्योग होते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नौसाड़ी, सायण, ब्यारा, भरूच, कोडिनार तथा तलालागिर आदि स्थानों पर ये उद्योग विकसित किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट, कागज उद्योग पढ़ते हैं। तो कागज उद्योग में मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने का खोया आदि में से कागज बनाया जाता है। तो कागज कहाँ किसमें किसमें से कागज बनाया जाता है? तो कागज मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने के खोया से, जो गन्ना पेरने के बाद बचता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में यह उद्योग विकसित हुआ है। अब हमारा टॉपिक चेंज हुआ है, हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। विभिन्न उद्योगों के लिए, अर्थात यहाँ गलत है, बिन नहीं आएगा, यहाँ जिन आएगा। क्या आएगा? जिन। आ गया ना समझ में? जिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग होता है? खनिज का उपयोग होता है,
उसे खनिज उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा एवं फौलाद उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा, रसायन उद्योग, खाद्य उद्योग, सीमेंट उद्योग, फिर परिवहन के साधन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इन सब का समावेश खनिज आधारित उद्योगों में होता है। लोहा फौलाद उद्योग। लोहा एवं फौलाद उद्योग आधुनिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की धुरी के समान है। अर्थात आज वर्तमान में देश का विकास करना, उद्योगों का विकास करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोहा। इसके उत्पादनों से ही उद्योग के यंत्र एवं अन्य ढांचों का निर्माण होता है। इस उद्योग को चाबी रूप उद्योग कहते हैं, अर्थात सभी उद्योगों का चाबी है, यानी कोई भी उद्योग हो वहां लोहे का तो उपयोग किया ही जाएगा। भारत में लोहा बनाने की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन है। तस्मकास की तलवार बनाने के लिए लोहे का आयात किया जाता था। आयात का मतलब दसमकस में तलवार बनाने के लिए लोहे की आयात भारत से की जाती है। अर्थात देखा जाए तो आयात का मतलब खरीदना, यानी दूसरे देश भारत से आयात करते थे, यानी भारत उनको निर्यात करता। भारत में आधुनिक रूप से लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्टोनोवा में स्थापित किया गया। मोस्ट आईएमपी, सबसे पहले लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्टोनोवा में स्थापित किया गया, परंतु कुछ कारणों से वह बंद हो गया। पश्चिम बंगाल में कुल्टी में कच्चे लोहे का सफल उत्पादन है। ठीक है, 1907 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना की गई और लोहा फौलाद का बड़े पैमाने पर जमशेदपुर में उत्पादन होने लगा। पश्चिम बंगाल में आए हुए बर्नपुर, कर्नाटक में भद्रावती में कारखाना स्थापित किया गया। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में भी लोहा फौलाद के कारखाने स्थापित किए गए। बोकारो, विशाखापट्टनम, सेलम में भी आधुनिक एवं बड़े कारखाने स्थापित किए गए। लोहा फौलाद बनाने के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर, मैग्नीज का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। अर्थात लोहा फौलाद के उद्योग में कच्चे माल के रूप में लौह का अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर और मैग्नीज का उपयोग होता है। गुजरात में हजीरा के पास मिनी स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। टाटा शिवाय लोहा फौलाद कारखानों के प्रबंधन, यानी टाटा के अलावा लोहा फौलाद के कारखानों का प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को सौंपा गया है। लोहा फौलाद के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। विद्यार्थी मित्रों, अब एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम गलाना, हमारे भारत में भट्टियां हैं एल्यूमिनियम गलाने की। लोहा फौलाद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग अगर आता है किसी का भारत में तो एल्यूमिनियम का आता है। एल्यूमिनियम धातु वजन में हल्की होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, बिजली का सुवाहक होती है और इसमें जंग नहीं लगे, ऐसी इसकी विशेषता है। बॉक्साइड या एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है, अर्थात बॉक्साइड है ना, वह एल्यूमिनियम की कौन सी धातु है? कच्ची धातु है, अर्थात इसी में से मिलता है। इसमें अन्य मिश्र धातु मिलाकर मोटर, रेल, हवाई जहाज और यांत्रिक साधन बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम के उत्पादन में 40-50% खर्च बिजली में होता है। इससे यहाँ बॉक्साइट जल विद्युत सरलता से प्राप्त हो, यह उद्योग वहीं पर स्थापित किया गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाले कारखाने स्थापित किए गए हैं। तांबा गलाना विद्युत सुवाहक है, यानी विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसमें होती है। अन्य धातुओं में मिलाओगे तो सरलता से मिल जाएगा। इसी गुणधर्म के कारण तांबे का उपयोग बढ़ा है। तांबे का उपयोग क्यों बढ़ा है? कि तांबा विद्युत का सुवाहक है, अन्य धातुओं में मिलाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, बिजली उद्योग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, रेडिएटर, गृह उद्योग के बर्तन आदि साधनों में यह उपयोगी है। भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की औद्योगिक इकाई भारतीय तांबा निगम आईसीसी द्वारा झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया।
पहले तांबा गलाने का औद्योगिक इकाई का जो कंपनी थी भारतीय तांबा निगम आईसीसी द्वारा झारखंड के घाटशिला में उसको स्थापित किया गया था, लेकिन 1972 में इसको ट्रांसफर करके भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल रख दिया गया। आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के उपरांत निजी क्षेत्र में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद भारत अपनी आवश्यकता अनुसार तांबे का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह दूसरे देशों से भारत तांबा अपने देशों में खरीदता है। अर्थात जितनी तांबे की मांग है हमारे देश में, उतना तांबा का उत्पादन भारत नहीं कर पा रहा, तो भारत दूसरे देशों से खरीद रहा है। अब पढ़ेंगे हम रसायन उद्योग के बारे में। क्या है रसायन उद्योग, जानते हो? रसायन उद्योग के उत्पादनों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रसायन उद्योग का मतलब उत्पादनों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रसायन के दो प्रकार है, एक कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन पाया जाता है, एक अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बनिक रसायन के संदर्भ में तो पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स मुख्य है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशा बनाने में, कृत्रिम रबर बनाने में, प्लास्टिक की चीज बनाने में, रंग बनाने में, रसायन बनाने में, दवा बनाने में होता है। और कार्बनिक रसायन उद्योग खनिज तेल, रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल्स के नजदीक होते हैं। अर्थात वहीं पर कार्बनिक रसायन उद्योग होते हैं जहां खनिज तेल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स ये सब मिल जाए। अर्थात कार्बनिक उद्योग वहीं स्थापित किए जाएंगे जहां पे कार्बन वाली चीजें आसानी से मिल जाए। इस कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडा एस, कास्टिक सोडा, क्लोरीन आदि का उपयोग होता है। अर्थात जहां जहां कार्बनिक उद्योग है वहां कच्चे माल के रूप में गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडा एस, कास्टिक सोडा और क्लोरीन इत्यादि का उपयोग होता है। जंतुनाशक दवाओं के उत्पादन में विकासशील देशों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। जंतुनाशक दवा भी एक प्रकार के रसायन उद्योग में सम्मिलित है। रसायन उद्योग गुजरात का स्थान देश में सर्वोपरि है, यानी पूरे देश में गुजरात रसायन उद्योग में नंबर 1 पे आता है। अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, भरूच आदि रसायन उद्योग के मुख्य केंद्र है। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रासायनिक खाद उद्योग। देश का पहला रासायनिक खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। मोस्ट आईएमपी, सबसे पहले रासायनिक खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया। इस उद्योग का विकास फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित बिहार के सिंदरी नामक कारखाने में हुआ। ठीक है, अर्थात इस उद्योग का जो विकास है वह कौन सी कंपनी के द्वारा हुआ? फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिहार के सिंदरी नामक कारखाने में सबसे पहले हुआ। फिर गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में खाद्य उद्योग केंद्रित हुआ। गुजरात में कलोल, कंडला, भरूच, बड़ोदरा आदि स्थानों पर रासायनिक खाद के कारखाने हैं। प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग को हम सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। मोस्ट आईएमपी, प्लास्टिक उद्योग को कौन सा इंडस्ट्री कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री। देश में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। अर्थात एक तरफ प्लास्टिक का उत्पादन और दूसरी तरफ प्लास्टिक की बढ़ती मांग के कारण प्लास्टिक उद्योग का विकास और तेजी से हो रहा है। वाटर प्रूफिंग सांचे के ढाले में जा सकने वाले गुणधर्म के कारण इसका उपयोग पैकिंग करने में, रसायनों का संचयन करने में, टेक्सटाइल में, भवन निर्माण में, वाहन निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में इसका उपयोग होता है। ये सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज मतलब बढ़ ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, बड़ोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर एवं चेन्नई में प्लास्टिक उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र है। विद्यार्थी मित्र, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सीमेंट उद्योग। जानते ही हो सीमेंट उद्योग, भवन का निर्माण करना हो, सड़क बनाना हो, बांध बनाना हो, तो ये सब के लिए सीमेंट तो अनिवार्य है। भारत का स्थान सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा है। अर्थात सीमेंट उत्पादन में चीन पहला, भारत दूसरा है। ठीक है, विश्व का लगभग 6% उत्पादन करने वाला देश भारत है। चूना पत्थर, कोयला, चिरोड़ी, बॉक्साइट, चिनाई मिट्टी आदि सीमेंट बनाने के कच्चे माल हैं।
अर्थात सीमेंट बनाना है तो उसके लिए कच्चा माल में क्या क्या चाहिए, चूने का पत्थर चाहिए, कोयला चाहिए, चिरोड़ी चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, चिनाई मिट्टी चाहिए। कच्चे माल एवं उत्पादन के वजन में भारी होने से सीमेंट के कारखाने जहां कच्चा माल अधिक प्रमाण में हो वहीं स्थापित करते हैं। अर्थात सीमेंट उद्योग उसी जगह पर स्थापित किया जाएगा जहां पर सीमेंट जिन कच्चे मालों से बनता है वह उद्योग के आसपास हो। कारण कि सीमेंट जिस कच्चे मालों से बनता है वो कच्चे माल वजन में काफी भारी होते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफी टफ होता है, इसलिए उद्योगों को वहीं स्थापित कर दिया जाता है जहां ये सब कच्चे माल पास में मिल जाए। गुजरात में इस उद्योगों का काफी अच्छा विकास हुआ है। अब टॉपिक हमारा बदल गया, अब आया हमारा परिवहन के साधनों के उद्योग। यात्रा करने के लिए आपने अनेक वाहन देखा होगा, बस देखा होगा, रिक्शा देखा होगा, ट्रेन देखा होगा, प्लेन देखा होगा। लेकिन बताओ पहले पशुओं से खींचे जाने वाले वाहन थे, यानी जो भी वाहन थे मानव द्वारा बनाए गए थे उसे पशु खींचते थे, जिनकी गति धीमी थी। और आज आधुनिक युग में मार्ग विकास साथ ही साथ तीव्र गति वाले वाहनों का उपयोग तो बढ़ गया है। इन वाहनों का निर्माण करने वाले उद्योग को परिवहन उद्योग कहते हैं, जिसके अंदर सबसे मोस्ट आईएमपी है पहला नंबर, जिसका नाम है रेलवे। नाम तो सुना ही होगा। भारत में यात्रा के लिए रेल सेवा का कार्य प्रशंसनीय है, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा रेलवे सेवा है और सबसे सस्ती सेवा है। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जैसे कि रेल इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती है। रेलवे एक बहुत बड़ा उद्योग है जो अपना इंजन खुद बनाती है, यात्रा करने का डब्बा खुद बनाती है, मालगाड़ी के डब्बे खुद बनाती है। इसका निजी स्तर पर भी उत्पादन होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। रेल इंजन तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है भाप से चलने वाला इंजन, एक होता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इंजन, और एक होता है डीजल से चलने वाला इंजन। वर्तमान समय में भाप से चलने वाले इंजन अब पर्यटन के उद्देश्य से चलाई जाने वाली हेरिटेज यानी विरासत रेलों का भी उपयोग किए जा सकते हैं। यानी वर्तमान समय में जो भाप से इंजन चल रहा है अब उसका उपयोग पर्यटन के उद्योग से चलाई जाती है, यानी हेरिटेज जहाँ जहाँ विरासत है वहाँ पर उसको भेजा जाता है। डीजल तथा विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के मिहिजाम के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जमशेदपुर में टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में होता है। यानी रेलवे के इंजन का उत्पादन पश्चिम बंगाल के मिहिजाम में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में, जमशेदपुर में टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में होता है। विद्यार्थी मित्रों, यात्रा के लिए डिब्बे पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता में बनते हैं। तो रेलवे के डब्बे कहाँ बनते हैं? पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता में बनते हैं। ठीक है। तंदुपरांत रेल की पटरियां, इंजन के उपकरण, पहिए आदि कारखाने भी है। इसके अलावा रेलवे की पटरियां भी बनती है, रेल इंजन के उपकरण भी बनते हैं, पहिए बनते हैं। हम रेल इंजन तथा अन्य उत्पादनों का विदेशों में निर्यात भी करते हैं। अर्थात भारत रेल इंजन बनाने के साथ साथ अपने देश में तो रेल इंजन का विकास करता है, ये भारत रेल इंजन दूसरे देशों को भी बेचता है अर्थात निर्यात करता है। सड़क वाहन। स्वतंत्रता पूर्व हम विदेशों से आयात किए गए गाड़ियों के भागों को जोड़कर गाड़ियां बनाते थे। आज़ादी के पहले की बात बताते थे तो हम दूसरे देशों से गाड़ियों के अलग अलग भागों को खरीदते थे और फिर उसको जोड़कर गाड़ियां बनाते थे। अब ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल बनाने के कारखाने हमारे देश में ही स्थापित हो गए हैं देश की आज़ादी के बाद। सड़क वाहनों का उत्पादन अधिकांशतः निजी स्तर पर हमारे देश में होता है। ठीक है, जो भी सड़क पर वाहनें चलती हैं वह सब ज़्यादातर कंपनियां हमारे देश में हैं, पर वो सब प्राइवेट हैं। क्या है बेटा? प्राइवेट। ठीक है। विश्व के व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां नंबर पे आता है। व्यावसायिक वाहन मतलब जो वाहन कॉमर्शियल यूज होते हैं उसमें। भारत में तैयार होने वाले वाहन तथा इनके विभिन्न भागों का देश में निर्यात किया जाता है। ट्रैक्टर, साइकिल का बड़े पैमाने में उत्पादन होता है जिसका हम निर्यात करते हैं। हमारे देश में ट्रैक्टर, साइकिल का बहुत बड़े पैमाने में उत्पादन होता है, हम उसका निर्यात भी करते हैं। ओके।
जहाज निर्माण। भारत जहाज निर्माण का उद्योग प्राचीन समय से है, अर्थात भारत के अंदर जो जहाज का निर्माण हो रहा है प्राचीन समय से ही हो रहा है। परंतु वर्तमान समय में आधुनिक स्तर के जहाज बनाने में भारत के मुख्य 4-5 केंद्र हैं। अर्थात वर्तमान समय में भारत में जो जहाज का निर्माण होता है वो 5 जगहों पर होता है: विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई और मार्मगोवा, जो सार्वजनिक क्षेत्र है। कोची एवं विशाखापट्टनम में बड़े आकार के जहाज़ों का निर्माण होता है। ठीक है। तदुपरांत निजी क्षेत्र वाले जहाज़ों की गोदियां भी स्थानीय आवश्यकता पूर्ण कराती हैं। हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है। सैन्य आवश्यकता के लिए बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद, लखनऊ में हवाई जहाज की इकाइयाँ स्थापित की गई है। भारत में अभी तक यात्री परिवहन के लिए हवाई जहाज का निर्माण का आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देख। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में जानते हैं। रेडियो से टेलीफोन उद्योग की स्थापना 1905 में भारत में हुई। रेडियो सेट और टेलीफोन की स्थापना हमारे भारत में 1905 में हुई, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ हुआ तो रेडियो सेट और टेलीफोन से हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु में स्थापित हुई है। यानी बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य, जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसका उद्देश्य सेना, आकाशवाणी, हवामंडल और विभाग के उपकरण बनाना था। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ सहयोग कर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करती है। आज जो हमारी भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, यह कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करती है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की सहायता से, इस उद्योग से सामान्य लोगों के जीवन, देश के अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवन शैली में बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से सामान्य लोगों के जीवन में, अर्थतंत्र में अलग अलग परिवर्तन आए हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। यानी भारत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काफ़ी आगे हैं। बेंगलुरु को उद्योग की राजधानी बनाया गया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी बेंगलुरु है। उसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। याद रखना, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है। इस उद्योग के विकास के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, विज्ञान पार्क तथा प्रौद्योगिकी पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, भारत में इस उद्योग का भविष्य काफी सुनहरा है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। चलो, न्यू टॉपिक जो हमारा है, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण के बारे में हम जानेंगे। इसमें टॉपिक में जानेंगे औद्योगिक प्रदूषण क्या है और पर्यावरणीय अतिक्रमण क्या है। तो औद्योगिक प्रदूषण का मतलब होता है, विद्यार्थी मित्रों, उद्योगों के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रदूषण। देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का योगदान उल्लेखनीय है। अर्थात आज हमारा देश आर्थिक विकास किया है तो उसमें काफी ज्यादा योगदान किसका है? उद्योगों का। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है और साथ ही साथ विकास के साथ विनाश भी हुआ है। जिस तरह हम उद्योगों से विकास कर रहे हैं, ठीक उसी तरह उद्योगों से पर्यावरण का विनाश भी हो रहा है। इसी को बोलते हैं पर्यावरण अतिक्रमण। प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घटी है। अर्थात जो प्रदूषण हो रहा है वो प्राकृतिक रूप से भी हो रहा है और मानव निर्मित रूप से भी हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से तब होगा जब मानव कुछ गलत करेगा तब। इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है। उद्योगों द्वारा मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों ने बड़े प्रमाण में हवा एवं जल को प्रदूषित किया है। वर्तमान समय जो है स्पर्धा वाला समय है। एक देश दूसरे देश से स्पर्धा कर रहा है। हर एक देश आगे जाना चाहता है, हर एक देश विकसित होना चाहता है, हर एक देश तेजी से विकास करना चाहता है। इस प्रकार एक दूसरे से स्पर्धा में वे विकास के साथ साथ पर्यावरण का विनाश भी कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे नुकसानकारक गैसों के कारण हवाएं प्रदूषित हो रही है और ये गैसें उद्योगों से रिलीज होती हैं। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण हो रहा है।
यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण हो रहा है। आज कई कारखाने नियमों की अवगणना करते हैं, जिसके रूप में पानी प्रदूषित हो रहा है। गंदा पानी नदी में बहा देंगे, नदी का पानी भी गंदा हो जाएगा, तो आज पानी भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। ध्वनि प्रदूषण भी मानव जीवन के लिए बहरेपन का कारण है। कान से सुनाई कम देने लगेगा अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा तब। अतिशय आवाज़ के कारण मनुष्य की मानसिक तनाव का भी अनुभव करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव में बहरापन आ जाता है और मानव देखा जाए तो बहुत सारा तनाव का अनुभव करता है। नेक्स्ट, पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय। अर्थात अगर पर्यावरण के विनाश को रोकना है तो उसके कुछ उपाय हैं, उस उपाय के बारे में जानते हैं। देश का विकास हो परंतु साथ में पर्यावरण का विनाश ना हो, इस तरह का विकास करना चाहिए। अर्थात विकास कैसा होना चाहिए कि विकास में सिर्फ विकास हो, विनाश ना हो। लेकिन वर्तमान भारत का विकास जिस तरह से हो रहा है, जिस तेजी से हो रहा है, ठीक उसी प्रकार उसका विनाश भी हो रहा है। औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा घटाई जा सकती है। ओके, अर्थात अगर ढंग से औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन अगर हम करते हैं तो प्रदूषण की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन के चयन के द्वारा भी हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। हम ऐसे उपकरण का उपयोग करें जिससे प्रदूषण कम हो या ना हो। हमें ऐसे ईंधन का चयन करना चाहिए जिससे प्रदूषण ना हो। जैसे लकड़ी के जगह पर हमें सीएनजी गैस का उपयोग करना चाहिए। और उपकरण का मतलब है जैसे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का साइलेंसर खराब है तो धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषण होगा, तो समय समय पर गाड़ियों की मरम्मत करानी चाहिए। वायु में उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को फिल्टर स्क्रबर के द्वारा, यंत्र के द्वारा, पार्टिसिपेट्स के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। अर्थात जहां जहां से गंदे गैस निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, वहां पर एयर फिल्टर लगाकर उस धुओं को साफ किया जा सकता है, जिससे जो धुआं गंदा है वह साफ हो जाए और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। उद्योगों के प्रदूषित पानी की प्रक्रिया को शुद्ध किया जा सकता है वाटर फिल्टरनेशन के द्वारा। अर्थात उद्योगों से जो गंदे पानी निकलते हैं उसे भी हम शुद्ध कर सकते हैं वाटर फिल्टरनेशन से। इस प्रकार हम पर्यावरण के अतिक्रमण को रोक के, पर्यावरण को बचा के एक अच्छे विकास का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छे पर्यावरण का भी विकास कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा चैप्टर होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्यारा सा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था उत्पादन उद्योग। इस चैप्टर में हम उत्पादन से संबंधित उद्योग का पूरा संपूर्ण विगतवार जानकारी प्राप्त की। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे मिलने वाले मेरी वीडियो 1 बाय 1 आपको नोटिफाई हो। ठीक है, आपका विकास, हमारा विकास, सबका विकास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, राधे राधे।